हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। आज हम लोग रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रामकृष्ण मुखर्जी ने किन किन मुद्दों पर बात किया था समाजशास्त्र के अध्ययन पर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो को दिखाने से पहले, रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में अध्ययन करने से पहले, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाने के लिए। फिर हम लोग आगे रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर, भारतीय समाज के किन किन मुद्दों पर बात किया था, जिसमें इन्होंने ग्रामीण समाज पर काफ़ी अध्ययन किया है, परिवार की संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान तथा पतन किस प्रकार हुआ इस पर इन्होंने अध्ययन किया है, सामाजिक निगमन क्या क्या है इन पर इन्होंने अध्ययन किया है। तो ये सारी इनके अध्ययन है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये सब जानने से पहले हम इनके पृष्ठभूमि को देखते हैं कि रामकृष्ण मुखर्जी की पृष्ठभूमि क्या थी। ये फ़ोटोज़ तो क्लियर नहीं हुआ है, इनका फ़ोटो मेरे को मिल भी नहीं रहा था, फाइनली यही है। तो अभी इनकी रचनाएं और इनके विषय में हम आप लोग को बता देंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं कि इनका पृष्ठभूमि क्या है। तो सन 1919 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, जहाँ से इन्होंने सन 1941 ईस्वी में एमएससी का पढ़ाई कंप्लीट किया और इन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी सन 1948 में कंप्लीट की। 1941 में इनका एमएससी कंप्लीट हुआ और 1948 में इनका पीएचडी कंप्लीट हुआ। सन 1919 में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने फिर इन्होंने मैजेस्टी सोशल सर्वे लंदन में मुख्य शोध अधिकारी के पद पर इन्होंने कार्य किया था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रामकृष्ण मुखर्जी इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कलकत्ता में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किए थे और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बिंगहैम्पटन में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे। फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो शोध कार्य किया था उसमें जो देश शामिल थे उन देशों के विषय में हम देख लेते हैं। तो इन्होंने भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, तुर्की और युगांडा जैसे देशों में इन्होंने अपना शोध का कार्य किया था। और ये पद्धति शास्त्र के रूप में ये द्वंद्वात्मक पद्धति पर ज़्यादा जोर दिए थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था और उसके बाद से द्वंद्वात्मक पद्धति को भी छोड़कर इन्होंने संरचनात्मक विधि का वैज्ञानिक उपागम का उपयोग इन्होंने किया था। फिर उन्होंने मार्क्सवादी का भी उपयोग किया और गैर मार्क्सवादी का भी उपयोग किया और उसके बाद से इन्होंने सांख्यिकीय के रूप में भी मतलब सांख्यिकीय उपागम को भी इन्होंने पद्धति शास्त्र के रूप में कार्य किया। फिर इनकी रचनाओं के विषय में हम देखते हैं तो इनकी जो रचनाएं थी वो ऐतिहासिक समाजशास्त्र तथा उनके अध्ययन के ऊपर विभाजित थी और उन्हीं के वर्गीकरण और संस्कृति के प्रभाव या सामाजिक सूचकांक आदि पर इन्होंने अपने सारे बुक्स को दिए, अपनी सारी रचनाएं की। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है द प्रॉब्लम ऑफ युगांडा 1956, दूसरा है द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी 1957, तीसरा है द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे 1965, चौथा है सिक्स विलेज ऑफ बंगाल 1971, पाँचवा है द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1958, छठा है इनका सोशल इंडिकेटर्स 1975, सातवां फैमिली एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया 1976, आठवां वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर 1977, नौवां है इनका व्हाट विल इट बी एक्सप्लोरेशंस इन इंडक्टिव सोशियोलॉजी 1978, दसवां है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 1979। फिर इनकी जो एक पुस्तक थी ट्रेंड इन इंडियन सोशियोलॉजी, जिसमें इन्होंने निदानात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था। अभी मैंने ऊपर आप लोग को बताया कि द्वंद्वात्मक हो गया, द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य पर इन्होंने बात किया था। फिर मार्क्सवादी, गैर मार्क्सवादी, इन सबों पर इन्होंने बात किया था। उसके बाद से ये जो इनकी पुस्तक थी ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने सिर्फ निदानात्मक परिप्रेक्ष्य का ही उपयोग किया था। तो ये हो गया। फिर हम देख लेते हैं कि इनके जो अध्ययन के मतलब इन्होंने जिस जिस चीज़ों पे अध्ययन किया था वो चार भागों में विभाजित है। इनके अध्याय में इन्होंने निम्नलिखित जिन विषयों पर चर्चा की थी
उसमें पहला था कृषक सामाजिक संरचना, दूसरा था समाजशास्त्री और भारत में सामाजिक परिवर्तन, तीसरा था भारतीय समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियाँ और चौथा था भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन। तो ये जो इनका बुक था ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने विशेषतः 5 प्रकार के परिप्रेक्ष्यों का बात किया था, जिसमें पहला यह इनका मानना था कि यह परिवेश के विवरण पर समाज क्या है, वर्गीकरण कैसे है और करणात्मक क्यों है और संभावनाएं क्या होगा और इच्छा क्या होनी चाहिए, इस पर इन्होंने समाज के विषय में बात किया। फिर यहाँ पे मार्क्सिस्ट हम देख लेते हैं कि रामकृष्ण मुखर्जी, मैंने आप लोग को बोला था कि हमारे क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो मैं ज़्यादातर डिफाइन मुँह अपने वो समझा दूंगी, आप लोग को बता दूंगी, लेकिन ये लिखा मैंने और नोट्स मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ही जैसे दिया है आप लोग को। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि इनका जन्म रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में ये प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। फिर इन्होंने कलकत्ता से एमएससी की पढ़ाई की 1941 ईस्वी में। फिर ये कैम्ब्रिज से 1948 में पीएचडी किया और 1972 से 74 के बीच में भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष रहे। फिर उन्होंने भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्लोवाकिया, तुर्की और युगांडा जैसे देशों पर इन्होंने अपने शोध का कार्य किया। फिर इन्होंने द्वंदात्मक पद्धति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। फिर बाद में इन्होंने अपनी रचनाओं में इसे छोड़ दिया और मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों प्रकारों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद इन्होंने सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग नातेदारी में दूरियों के अध्ययन एवं पश्चिम बंगाल की पारिवारिक संरचना के परिवर्तन को जानने के लिए किया था। फिर ये कृषक सामाजिक संरचना पर बात किए थे, समाजशास्त्री और भारत में सामाजिक परिवर्तन पर बात किए थे। फिर भारतीय समाजशास्त्री प्रवृत्तियों पर बात किए थे और भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन, इस पर बात ये किए थे। फिर 15 था इनकी 15 हम देखेंगे कि अपनी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने सामाजिक आर्थिक स्थिति के लेखा जोखा के विषय में बात किया। फिर इनका पुस्तक जो था द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी 1957, इसमें इन्होंने ग्रामीण संरचना के सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के विषय में बताया था। फिर इन्होंने अपना अध्ययन पश्चिम बंगाल और बिहार की गिरिडीह उपजिले में किया था, जो हजारीबाग जिले में स्थित है। फिर सामाजिक सावयवों पर आधारित केंद्र का क्या क्या निष्कर्ष निकला था, उसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या वो विषय थी, किन किन विषयों पर इन्होंने बात किया था। अब हम ये जो इनके चार ये हैं, जिसमें पहला है कृषक सामाजिक संरचना, दूसरा ये समाजशास्त्री और भारत में हाँ भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन, और ये तीसरा भारतीय समाजशास्त्री प्रवृत्तियाँ। तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। तो कृषक सामाजिक संरचना में एक और समाजशास्त्री को हम शामिल करते हैं, केपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने सामाजिक यथार्थता का मतलब जिस समय ये जाति की मतलब कृषक सामाजिक संरचना के विषय में बात किए थे, उसी समय ये सामाजिक यथार्थता की खोज कर रहे थे केपी चट्टोपाध्याय। सन 1940 में मुखर्जी ने ग्रामीण संरचना पर कई अध्ययन किए थे, जिसमें ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इन्होंने 1960 और 1970 में अध्ययन एक प्रकार से ऐसे अध्ययनों की वापसी थी। कई अध्ययन इन्होंने किया था, लेकिन इस अध्ययन को कृषक सामाजिक संरचना जो 1960 के आसपास में किया था इन्होंने, वो जब ये शुरुआत किए थे उसके बाद से वो अंतिम था। रामकृष्ण मुखर्जी कृषक समाज में इन्होंने दो पुस्तकों को दिया, जिसमें पहला था राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1958 और दूसरा था द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी 1957, संरचना में परिवर्तन के आधार पर। तो इन्होंने मतलब ये जिस समय के थे उस समय की आधुनिक कृषक सामाजिक संरचना को ऐतिहासिक कृषक सामाजिक संरचना के साथ जोड़ा और उसके विषय में इन्होंने देखा कि क्या क्या अंतर है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रामकृष्ण मुखर्जी जो थे वो ये मतलब सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह मानते थे कि समाजशास्त्रियों के लिए परिवर्तन का अर्थ परिणामों को जानने की सटीकता है।
ठीक, इनका मानना था। इनका ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन को हम देखें कैसे, हम जानेंगे कैसे, उसके लिए इन्होंने 4 पहलुएँ दिए थे, जिसमें पहला था पलायन तथा किसी स्थिति की पलायन का बिंदु क्या है? मतलब जिस समय कोई चीज़ आगे बढ़ रहा है, उस समय और आगे बढ़ गया, इसकी मतलब उसके बिंदु क्या है इसके विषय में। फिर दोनों अवधियों के बीच अंतर क्या है? क्या जैसा था वैसा ही है या चेंजिंग हुई है? फिर तीसरा था कि चेंजिंग हुई है तो क्या? मतलब किस प्रकार से, नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में? इसका अध्ययन होना चाहिए। फिर वो प्रतिमान उभरे क्यों हैं? मतलब वो जो प्रतिमान है वो कैसे प्रतिमान है, उसे उभारा क्यों गया है, उसके विषय में इन्होंने फिर कहा। और फिर इन्होंने ग्रामीण नगरीय सामाजिक संरचना के विषय में भी बात किया था कि नगरीकरण और ग्रामीण समाज क्या है, उस पर भी इन्होंने बात किया था। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने अपना अध्ययन पश्चिम बंगाल और बिहार के गिरिडीह उपजिले में किया, जो हजारीबाग जिले में स्थित था। फिर सामाजिक साम्यों पर केंद्रित आधारों का निष्कर्ष इन्होंने निकाला, जिसमें दो क्वेश्चन थे, दो तरह के सावयव देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला है, उन्होंने सामाजिक विकास का कोई प्रमाण नहीं है, मतलब अभी तक सामाजिक विकास का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, नगरीय जीवन या नगरीकरण को सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका के साथ जोड़ना कठिन कार्य। अभी फिलहाल नगरीकरण या रूपांतरण के संबंध में ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन तथा ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र में अध्ययन, इन्होंने व्यवहारिक रूप से भारतीय सामाजिक रचनाओं को 5 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला है प्रारंभिक प्रणेता, दूसरा है आधुनिक प्रदान करने वाले, तीसरा है आंतरिक लोग, चौथा है राह बनाने वाले और पांचवा व्यवस्था के उत्पादक। फिर हम देखते हैं कि भारतीय समाज का अध्ययन भारत के लोगों पर आधारित था। फिर समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में भी इन्होंने बात किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि निगमनात्मक प्रत्यक्षवादी था, जिसमें मतलब जो समाज है वो निगमनात्मक प्रत्यक्षवादी था। फिर वो आगमनात्मक प्रत्यक्षवादी के रूप में कार्य किया। फिर सेकेंड जो स्टेज है वो गणितीय या सांख्यिकीय आधार है। और फिर सामाजिक कारकों को किसी न किसी प्रकार के सैद्धांतिक आधार पर प्रस्तुत किया गया था। इनका मानना था कि इन सब आधारों में यह भुला दिया जाता है कि इनके प्रभावीकरण के लिए शास्त्रीय आधार भी आवश्यक है। मतलब समाजशास्त्र की शुरुआत के लिए शास्त्रीकरण मतलब शास्त्रीय आधार भी आवश्यक है, इसको यह भुला दिया जाता है इन सब उपागम और प्रत्यक्षवादों पर। तो रामकृष्ण मुखर्जी के पृष्ठभूमि, उद्देश्य, प्रस्ताव, पद्धति, प्रकार, मुद्दे, इन सबों पर हमने बात किया है। इनके मुद्दे जो भी है, और इन्होंने पद्धति ये ऐतिहासिक था, मार्क्सवादी, द्वंद्वात्मक उपागम, निगमनात्मक समाजशास्त्र, ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में देख लिए हैं। अब मैं आप लोग को AR देसाई के विषय में बताऊंगी, उनके ऊपर वीडियो दूंगी मैं आप लोग को। तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का जब तक सपोर्ट और आप लोग के लाइक्स नहीं मिलेंगे, वैसे मैं तो करूँगी अपनी तरफ से, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। और रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में मैंने ये सारी बातें आप लोग को बता दी है। आगे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। और रामकृष्ण मुखर्जी का तो क्लियर हो गया हमारा। फिर इसके बाद से हमारा AR देसाई बचते हैं, वो मैं वीडियो देख के फिर हम लोग जो हमारा दूसरा पेपर है उसको हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक्स है हमारा वो सारा क्लियर हो गया है। तो अब हम दूसरे कोर्स की बात करेंगे। तो दूसरा हमारा प्रिंसिपल मेथड्स एंड डेटा कलेक्शन है। तो मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा ज़्यादा क्लियर नहीं है। अभी मैं उसको लिख रही हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं वो वीडियो दूंगी आप लोगों को। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के विषय में बताऊंगी। उसमें डेवलपिंग सोसाइटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलपिंग सोसाइटी, और व्हाट इज़ डेवलपिंग सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे उसमें डेवलपिंग सोसाइटी में, सॉरी डेवलपमेंट सोशियोलॉजी में। फिर फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पेपर पे हम इसके बाद थर्ड पेपर पे बात करेंगे। तो और भी जो हमारे समाजशास्त्री बच रहे हैं, मतलब AR देसाई के बाद से तो हमारे टॉपिक में कोई भी नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन पर
मैं आप लोग को टिप्पणी दे दूँगी कुछ कि मतलब आगे हमें कभी भी कुछ कोई नॉर्मल भी उनका जन्म मृत्यु भी कोई पूछे, एजुकेशन भी कोई पूछे, तो हमें वो चीज़ क्लियर है। फ्री टाइम पे मैं उन सब लोग का वीडियो आप लोग को देती रहूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए। सो बाय बाय।